हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडीए झुंझुनू। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल ही गया होगा कि आज हम एक फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हम इस टॉपिक में कार्य, ऊर्जा और शक्ति को अलग अलग पढ़ेंगे और इनके बेस से लेकर एडवांस लेवल तक इनकी स्टडी करेंगे। हम वह कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं कार्य के साथ। इंग्लिश में कार्य को बोला जाता है वर्क। तो सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कार्य होता क्या है। कार्य होता क्या है, अपन डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ तो यह एक कार्य है। मैं बाजार जा रहा हूँ तो वह भी एक कार्य है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वह एक कार्य की श्रेणी में आता है। बट अपन फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कार्य की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत अलग होती है। अपनी डेली लाइफ से कार्य की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत अलग होती है। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में यह होता है कि अपने पास मान लीजिए यह एक पिंड दिया गया है, कोई भी एक सरफेस है, सरफेस पर एक पिंड दिया गया है। इस पिंड पर यदि हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बल लगाते हैं, तो इस बल लगाने के कारण यह जो वस्तु है, यह वस्तु कुछ विस्थापन तय करती है। इस फोर्स लगाने के कारण यह वस्तु एक विस्थापन तय करती है और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। इस पोजीशन चेंज करने के कारण यह बल एक कार्य करेगा और बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा वही उस कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कार्य को कैसे डिफाइन करेंगे, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल क्या है, बल वह है जिसके कारण यह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रही है। तो बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। ठीक है, अब हम इसको टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकली अपन समझे तो मान लीजिए अब हम इसको टेक्निकली समझते हैं तो मान लीजिए अपने पास एक सरफेस है, एक सरफेस है और इस सरफेस पर अपने पास एक पिंड रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस सरफेस से थीटा एंगल बनाते हुए एक इस पिंड पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बना रहा है किससे, सरफेस से। और इस फोर्स लगने के कारण यह जो अपना पिंड है यह एक विस्थापन तय करता है, यह एक विस्थापन तय करता है जिसको मैंने मान लिया अक्ष है और यह ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कार्य को डिफाइन करेंगे तो कार्य को क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बट यहाँ पर बल कौन सा होता है, बल वह बल होता है जो विस्थापन के अनुदिश हो, मतलब बल का वह घटक जो विस्थापन के अनुदिश हो। तो यहाँ पर बल का घटक निकालने के लिए हमें जो बल दिया गया है उसको घटकों में पहले तोड़ना होगा। अपन 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं किसी भी राशि को जब घटकों में तोड़ा जाता है तो कैसे तोड़ा जाता है। मान लीजिए इस F फोर्स को मैं घटकों में तोड़ रहा हूँ तो अपने पास ये जो आएगी, इस डायरेक्शन में जो फोर्स का घटक आएगा वो क्या आएगा, F कोस थीटा आएगा। ये F कोस थीटा कैसे आया, ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि F कोस थीटा कैसे आया। तो यहाँ से देखिए अपन यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा देते हैं, राइट एंगल रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आधार, ये हो गया अपने पास लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है आधार। तो लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से अपन को निकालना है आधार और दिया क्या गया है अपने को, कर्ण। F फोर्स दिया गया है, अपने को कर्ण दिया गया है, आधार निकालना है। तो अपने क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा होता है और के का मान, कर्ण का मान क्या है अपने पास, a इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी,
आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, और के का मान क्या है अपने पास f, तो f कोस थीटा आ जाएगा। तो ये जो घटक आ जाएगा बल का, ये आ जाएगा f कोस थीटा। इसी प्रकार से यह घटक निकालते हैं हम, तो यह घटक आ जाएगा अपने पास f साइन थीटा, f साइन थीटा। अब मैंने आपको ये घटकों में तोड़ना क्यों बताया, क्योंकि मैंने अभी बोला बल कौन सा बल है, बल वह बल है जो कि विस्थापन के अनुदिश है, जो बल का वह घटक जो विस्थापन के अनुदिश है। तो बल का वह घटक कौन सा है जो विस्थापन के अनुदिश है, F कोस थीटा। तो यहाँ पर जो बल की जगह हम लिखेंगे F कोस थीटा गुणा में विस्थापन। विस्थापन का क्या आएगा, विस्थापन का आएगा यहाँ पे परिमाण, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर विस्थापन का परिमाण क्या है, x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fx कोस थीटा। और हमने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, किसी भी, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अदिश गुणन करते हैं हम और साथ में कोस थीटा हो, तो कोस थीटा को हटाकर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, F डॉट x। तो ये आ गया अपने पास टोटल वर्क डन। ठीक है, वर्क क्या होता है, F डॉट x वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, या फिर Fx कोस थीटा। यहाँ पर बल कौन सा यूज में ले रहे हैं हम, जिसकी दिशा किसकी तरफ है, विस्थापन की दिशा में है। बल का वह घटक जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा के अनुदिश है। ठीक है, अब हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कार्य की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ से देखिए कार्य होता क्या है, बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक F कोस थीटा और विस्थापन के परिमाण को उस बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। ठीक है, जब हम F कोस थीटा और विस्थापन का परिमाण हमने माना था x, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। किसके द्वारा किया गया कार्य, उस बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर। ठीक है, या अथवा बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। अभी बताया ना मैंने, W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। बल और विस्थापन का जब हम अदिश गुणन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कार्य। ठीक है, ये बात हो गई अपनी कार्य की। अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में कि कार्य के कुछ गुणधर्म जान लेते हैं हम कि कार्य कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी विमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करते हैं कि यह सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट x होता है। ठीक है, F एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि कौन सी राशि होती है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा तो है ही है, मतलब परिमाण तो है ही है, प्लस में दिशा भी है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस में डायरेक्शन भी है। और इसी प्रकार से यह भी एक सदिश राशि है, इसमें भी डायरेक्शन और आपका परिमाण दोनों मौजूद हैं। और अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो ये होती है अपनी सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण हो वो होती है अपने पास अदिश राशि। जब भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो अपने को रिजल्ट में क्या मिलता है, अपन को रिजल्ट में हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो कार्य हमेशा एक अदिश राशि होता है। कार्य क्या होता है, कार्य हमेशा एक अदिश राशि होता है। मतलब ये हुआ कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया कि कार्य एक अदिश राशि है। आपके एग्जाम में आ जाए इनमें से कौन सी राशि अदिश है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और उनमें से अगर आपका वर्क डन दिया गया है, W दिया गया है, कार्य दिया गया है, तो कार्य एक अदिश राशि होगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्य की यूनिट के बारे में, मतलब मात्रक के बारे में। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का अपने पास अपन ने फॉर्मूला निकाला है अभी, एफ एक्स होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ पर बल देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? एसआई में बल का मात्रक अपने पास होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है अपने पास? बल का मात्रक होता है न्यूटन। और अक्ष क्या है यहाँ पर? अक्ष एक लेंथ है, अक्ष एक लेंथ है, और लेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो अपने पास जो एसआई में इसकी यूनिट आ गई कार्य की, वो क्या आ गई? न्यूटन इंटू मीटर आ गई। और इस न्यूटन इंटू मीटर को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसको कहा जाता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी एसआई में बात। अब बात करते हैं हम सीजीएस में। सीजीएस में बात करें तो जैसे न्यूटन इंटू मीटर था, न्यूटन इंटू मीटर था किसमें? एसआई में। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। सीजीएस में जब हम न्यूटन को डाइन में चेंज करते हैं तो एक न्यूटन की वैल्यू होती है 10 की पावर 5 डाइन। और मीटर को भी चेंज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है। और एक मीटर बराबर क्या होता है? एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर। और ये डाइन और सेंटीमीटर मिलके क्या बना लेते हैं? डाइन और सेंटीमीटर मिलके अर्ग बना लेते हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग, और एसआई का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल। ठीक है, ये हो गई अपने पास मात्रक की बात। अब बात करते हैं हम विमा की। विमा क्या होती है कार्य की? W इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? एफ एस होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो और बल की जो अपने पास विमा होती है, बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। और यहाँ पे अक्ष कंसिडर किया था हमने, तो अक्ष मान लीजिए। ठीक है, और अक्ष क्या है? अक्ष एक लेंथ है। अक्ष एक लेंथ है तो इसमें मास भी इंक्लूड नहीं होता है। लेंथ है तो लेंथ की पावर 1 आ गई, और यहाँ पर टाइम भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? m1 l1 और l1 l2 हो गया, और t माइनस 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ से क्या आ गई इसकी विमा? कार्य की विमा क्या आ गई? m1 l2 t माइनस 2। अगर आपको f की विमा नहीं निकालनी आ रही है तो f की विमा आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है f इज इक्वल टू क्या होता है? f इज इक्वल टू होता है ma, जहाँ पर m क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब कि त्वरण होता है। तो m की जो विमा होती है अपने पास, तो m की जो विमा होती है अपने पास m1 l0 और m1 l0 और t0, और एक्सेलरेशन होता है अपने पास। तो एक्सेलरेशन की विमा क्या होती है? एक्सेलरेशन की विमा भी अगर आपको नहीं पता है तो एक्सेलरेशन की विमा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपका पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t होता है। तो यहाँ से v की विमा क्या होगी? v की विमा निकालने के लिए आप फिर से इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं x/t स्क्वायर, क्योंकि v क्या होता है? v होता है अपने पास x/t होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ से त्वरण की जो विमा निकलेगी वो निकलेगी, अक्ष क्या है? अक्ष एक लेंथ है, तो m0 l1 t0, और यहाँ से देखिए t स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m0 l0 और t2 हो जाएगा यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा,
ये इसके भाग में है तो ये इसके ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो m0 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 हो जाएगा, L1 ये माइनस में चला जाएगा तो L1 हो जाएगा, और L t की पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी ये एक्सेलरेशन की विमा क्या आ गई, m0 L1 t-2, और ये एक्सेलरेशन की विमा हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए m0 L1 t-2 हो गया। अब आगे बात करते हैं हम, तो m यहाँ से m की विमा हमने लिख दी, एक्सीलरेशन की विमा हमने रख दी, इन दोनों को कंबाइन करके हम फोर्स की विमा निकाल सकते हैं। फोर्स की विमा कैसे निकालेंगे हम, m1 है m0 है तो अपने पास m की वैल्यू कितनी आ गई, m की पावर आ गई 1, और l की पावर 0 है और l की पावर 1 है तो l की पावर 1, और t की पावर 0 है, t की पावर -2 है तो t की पावर आ गई अपने पास -2, और यही शायद मैंने विमा यहाँ पर लिखी थी m1 L1 t-2। तो f ऐसी कुछ राशियाँ होती हैं जिनकी विमा आपको हमेशा याद रखनी है, बल भी उन्हीं में से एक है। बार बार आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि f की विमा आप ऐसे सॉल्यूशन करके निकालें, आपको सीधे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आपको f का नाम आते ही आपको f की विमा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्य की विमा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कार्य की प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब कार्य कैसे कैसे हो सकता है, क्या कार्य धनात्मक हो सकता है, क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है, क्या कार्य शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या कार्य धनात्मक हो सकता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी होता है, शून्य भी होता है। अब ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी, इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी से प्रूव करेंगे, ठीक है, बारी बारी से प्रूव करेंगे। तो उसके लिए देखिए प्रूफ करते हैं हम तीनों चीज़ों को बारी बारी से। सबसे पहले हम चीज़ करते हैं धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य के लिए देखिए हमने क्या बात की थी, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स कोस थीटा होता है, एफ एक्स कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू को वेरी करवाकर, थीटा की जो वैल्यू है अपने पास, इसको वेरी करवाकर हम कार्य को डिफाइन करेंगे कि कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर कार्य शून्य होगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को बार बार वेरी करवाएंगे और देखेंगे कि कब कार्य शून्य होता है, कब कार्य धनात्मक होता है और कब कार्य ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कंडीशन हम लेते हैं फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू रखिए, W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1। अपन 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर 1 रख दीजिए तो W इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एफ एक्स। तो यहाँ पर W क्या आया, W आया एफ एक्स, जो कि धनात्मक है, जो कि धनात्मक है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये सरफेस है एक, ठीक है, इस सरफेस पर एक कोई पिंड रखा गया है और इस पिंड पर एक बल लगाया गया है राइटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दाएं हाथ की तरफ एक बल लगाया गया है, जिस बल को मैंने नाम दे दिया है F। अब अगर इस बल के कारण विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में आपका बल लगाया गया है, मतलब बल इस तरफ लग रहा है तो विस्थापन भी इस पिंड का इसी तरफ होना चाहिए। मतलब इसकी इनिशियल कंडीशन XI ये हो गई और इसकी फाइनल कंडीशन XF
ये हो गई, मतलब कि हमने बल भी इसी तरफ लगाया है और इसका विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है, थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच में कोण, बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो बल है वह भी इसी दिशा में लग रहा है और जो विस्थापन है वह भी इसी दिशा में हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो अपना W होगा इस बल के कारण कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, Fx। और यही बात हमने की थी कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य Fx होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एक और एग्जाम्पल देखने के लिए मान लीजिए ये कोई अपने पास सरफेस है, ये अपनी धरती है, ठीक है। कोई एक h ऊंचाई से, h ऊंचाई से, इस h ऊंचाई से एक पिंड अपने आप नीचे गिर रहा है। मान लीजिए यहाँ से हमने जाके छोड़ दिया उसको, मान लीजिए यही यह पेन है, इसको मैंने h ऊंचाई से नीचे की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया, तो इसकी जो विस्थापन होगा वो ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ ही आएगा, ये आएगा नीचे की तरफ ही। तो इसका विस्थापन है उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और इस पिंड पर जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा भी नीचे की तरफ ही है। और इस बल पर, इस पिंड पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किस दिशा में होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, मतलब कि नीचे की तरफ होती है। तो बल की दिशा भी नीचे की तरफ ही है और विस्थापन की दिशा भी नीचे की तरफ ही है। तो दोनों की दिशा जब नीचे की तरफ है तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। और जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तो इस बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, Fg होगा, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पर अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जब अपने पास थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। अब हम बात करते हैं थीटा क्या हो जब 90 डिग्री हो, जब अपने पास थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री होने का मतलब देखिए W क्या होगा, W इज इक्वल टू Fx cos थीटा, Fx थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री रख दीजिए आप। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अपने पास ये पूरी जो इक्वेशन आ गई इसमें W का जो मान आ गया वो आ गया 0 आ गया। मतलब जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बने किसमें किसमें, विस्थापन में और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो कार्य का जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 होगा, ये यानी शून्य कार्य की स्थिति होगी, शून्य कार्य की स्थिति होगी। इस कंडीशन में जो बल लगाया गया है उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक कुल्ली है, एक कुल्ली अपने सर पर बोझ उठाए हुए है और वह स्टेशन से चलना शुरू करता है और स्टेशन के बाहर चला जाता है। तो उस स्थिति में कुल्ली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, उस स्थिति में कुल्ली द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए वहाँ कि W इज इक्वल टू 0, मतलब कुल्ली कोई कार्य नहीं कर रहा है, कुल्ली कोई कार्य नहीं कर रहा है, वह शून्य कार्य की स्थिति में है। कैसे है इसको समझिए। मान लीजिए ये अपना सरफेस है और यहाँ पर कोई कुल्ली है, यहाँ पर एक कुल्ली है और इस पर कोई वजन रखा हुआ है, इस पर एक वजन रखा हुआ है। अब इस वजन के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, Fg होगा, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा। और इसके जब ये सामान उठा रहा है
तो ये विस्थापन तय कर रहा है। विस्थापन किस तरफ तय कर रहा है, मान लीजिए विस्थापन इसका इस तरफ है, तो इस बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बना है अपने पास, वो क्या बना है, वो बना है अपने पास 90 डिग्री। तो जब भी मैंने अभी बताया था आपको अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो और विस्थापन के बीच अगर कोण का मान 90 डिग्री है तो अपने पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जब भी कोई पार्टिकल नियत वेग से सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जब भी कोई पार्टिकल नियत वेग से सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस स्थिति में भी उसका वर्क डन होता है, वो होता है 0 होता है। कैसे 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा होता है। तो उसको देखिए, मान लीजिए ये अपने पास एक केंद्र है और इसके चारों तरफ ये अपने पास सर्कुलर मोशन करता हुआ, इस मोशन में गति करता हुआ एक कण है। ठीक है, तो इस कण की विस्थापन की दिशा क्या होगी, इस कण के विस्थापन की दिशा क्या होगी, तो इसकी जो स्पर्श रेखा होती है उसकी दिशा में इसका विस्थापन होता है। मान लीजिए इसका विस्थापन इस दिशा में है, इसके स्पर्श रेखा की दिशा में इसका विस्थापन होता है और इस पर जो बल कार्य कर रहा होता है वो अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है। और अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की तरफ कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की तरफ कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री, वो बना 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री के एंगल होने के साथ ही यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, अपने पास 0 हो गया वर्क डन। इसी प्रकार से जैसे हमारे चारों ओर चांद घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रहा है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, वहाँ भी अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चांद घूम रहा है, तो यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है और अभिकेंद्रीय बल के द्वारा एक सर्कुलर मोशन में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की कि हम क्या प्रूफ कर रहे थे। हम प्रूफ कर रहे थे कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कब होता है। 0 कार्य की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब कार्य धनात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, तो धनात्मक कार्य होने के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से बड़ी बट 90 डिग्री से छोटी है। तो इस कंडीशन में जो अपना कार्य होगा W इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन होगा। थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, बट 90 डिग्री नहीं हो सकती, 90 डिग्री से छोटी हो सकती है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती 90, क्योंकि 90 होते ही वो है पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन नहीं होगी, वो होगी अपनी 0 वर्क डन की कंडीशन होगी, जो मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया है। अब एक और कंडीशन देखते हैं हम। अब बात करते हैं कंडीशन थर्ड की। कंडीशन थर्ड क्या है अपने पास, अपन ने बात कर ली जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। दूसरी कंडीशन की बात कर ली हमने जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। अब तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होगी, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसका विस्थापन इस तरफ होना चाहिए, उसका विस्थापन इस तरफ होना चाहिए, जबकि हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं। जब ये कंडीशन अपने पास बनती है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एफ एक्स कोस थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 180 डिग्री। और कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर है तो यहाँ पर जो अपने पास ये वैल्यू आएगी कोस की, कोई भी थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी अपने पास, ऑड होगा तो -1 आएगी। अगर n इज इक्वल टू
इवन नंबर है, n इज इक्वल टू इवन नंबर है, तो अपने पास तो इसकी कोस थीटा की वैल्यू आएगी, वो अपने पास आएगी +1 आएगी। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 180 डिग्री है और 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, और n 1 क्या होता है, इवन नंबर होता है या फिर ओड नंबर होता है, ओड नंबर होता है। और जब n की वैल्यू ओड नंबर हो तो अपने पास जो कोस थीटा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -1 आती है। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा की जगह यहाँ से मैं -1 लिखूंगा, तो f x और -1 की जगह माइनस मैंने साइन लगा दिया और w इज इक्वल टू क्या हो गया, -fx हो गया। मतलब कार्य की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ठीक है, इस प्रकार से हम कार्य की वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो मान लीजिए अपने पास ये सरफेस है, अपने पास ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस सरफेस पर हम एक बल लगा रहे हैं, इस तरफ बल लगा रहे हैं और बल लगाने के कारण यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जो पिंड है वह गति करेगा, वह गति करेगा तो इसकी स्थिति में चेंज होगा, तो यह विस्थापन भी तय करेगा। इस तरफ बल लग रहा है तो ऑब्वियस बात है इसका विस्थापन भी इसी तरफ होगा, इस तरफ बल लग रहा है तो इसी तरफ से धक्का लग रहा है तो इसका विस्थापन इस तरफ होगा। तो इसका विस्थापन मान लिया x है और इसकी विस्थापन की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है विस्थापन की डायरेक्शन। और अब हम बात क्या कर रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो यहाँ से तो हमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि बल भी उसी तरफ लग रहा है और विस्थापन की दिशा भी उसी तरफ है। बट हम एक चीज और जानते हैं और उस क्या नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। क्या होता है घर्षण बल, मतलब जब भी हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो सरफेस द्वारा पिंड पर एक बल लगाया जाता है जिसकी डायरेक्शन लगाए गए बल के जस्ट अपोजिट होती है। तो हमने बल इस तरफ लगाया था तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैंने F स्मॉल f नाम दे दिया, कैपिटल F नाम दे दिया। फोर्स किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट जो हमने फोर्स अप्लाई किया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। तो अब यहाँ से देखिए फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की दिशा इस तरफ है और इसके कारण विस्थापन किस तरफ हो रहा है, विस्थापन तो पिंड का उसी तरफ हो रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो गई और डायरेक्शन अपोजिट होते ही थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री आते ही इसके फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए अपने पास ये सरफेस है और इस सरफेस से यहाँ से हमने एक पिंड को ऊपर की तरफ फेंका। एक पिंड है अपने पास, इस पिंड को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, जोर से फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो इस पिंड का विस्थापन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, x। मैं विस्थापन को x से डिनोट कर रहा हूं, तो विस्थापन तो होगा ऊपर की तरफ, बट इस पर जो फोर्स काम कर रहा है, इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो किस तरफ है। मान लीजिए विस्थापन तय करके यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो इस पिंड पर बल कहाँ कार्य कर रहा है, तो इस पर बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा है वो है तो नीचे की तरफ है और जो विस्थापन की दिशा है वो है जस्ट इसके अपोजिट ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो हो गया 180 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं पाई। और एंगल 180 डिग्री या फिर पाई होते ही जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। ठीक है,
नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। अब हमने बात कर ली थी पिछली कंडीशन तक कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है और शून्य वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो एक कंडीशन तो अपने पास ये हो गई कि जब थीटा की वैल्यू अपने पास 180 डिग्री हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। बट देखिए अगर थीटा की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री के बराबर है या फिर छोटी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी है और 180 डिग्री के बराबर है या फिर छोटी है, तो इस कंडीशन में बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो होगा ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। तो इस प्रकार से देखिए कि जब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो यहाँ पर तो यह पॉजिटिव वर्क डन हो गया। और नेगेटिव वर्क डन के लिए ये मैंने कंडीशन बता दी। और जीरो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन के लिए कंडीशन क्या होती है, जीरो वर्क डन के लिए कंडीशन होती है अपने पास जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्क डन तीनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्क डन, यह था हमारा वर्क डन का बेसिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन के कुछ एडवांस नियमों के बारे में बात कर लीजिए या फिर इसके एडवांस लेवल के बारे में बात कर लीजिए।